हेलो गाइस, कैसे हो। आज संविधान की दूसरा वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो संविधान की दूसरा वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे आप लोगों ने पढ़ा था कहाँ तक भाई, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। कहाँ तक पढ़ा था? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। उसी से आगे पढ़ना चालू करते हैं। तो सबसे पहले कौन सा एक्ट है भाई? 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट। कौन सा? 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, इसी एक्ट के तहत भारत में द्वैध शासन को लागू किया जाता है। इसी अधिनियम के तहत भारत में द्वैध शासन को लागू किया जाता है। जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, किसके? व्यापारी मामलों के लिए एक गठन किया गया, जिसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की, तथा राजनीतिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोलर बनाया गया। राजनीतिक मामलों के लिए क्या बनाया गया? बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। जब भी कोई व्यापार का मुद्दा होता था तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में सुना जाता था। कहाँ सुनाई होती थी इसकी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में। लेकिन जब भी कोई राजनीतिक संबंधी मुद्दा होता था, जैसे कोई घरेलू या कुछ भी वैसा काम व्यापार को छोड़कर, तो उसका सुनवाई कहाँ होती थी? बोर्ड ऑफ कंट्रोलर में। जैसे वर्तमान में दीवानी और फौजदारी होता है, ऐसी सेम वही दो दौरी कहाँ पर हुआ था द्वैध शासन की शुरुआत? 1784 का। इसमें दो चीज़ की स्थापना की गई थी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर व्यापारिक मामलों के लिए और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर राजनीतिक मामलों के लिए। ये दोनों चीज़ों की स्थापना की गई थी। अब अगला क्या आता है भाई? कंपनी के मामलों में ब्रिटिश सरकार को और नियंत्रण दिया गया। बोले तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसकी शक्तियों को कम किया गया। क्या किया गया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ति को इस अधिनियम के तहत कम किया गया। दूसरा पॉइंट। तीसरा क्या भाई? कि भारत को सबसे पहली बार इसी अधिनियम के तहत ब्रिटिश की संपत्ति पुकारा गया। किसे भाई? भारत को पहली बार इसी अधिनियम के तहत ब्रिटिश की संपत्ति पुकारा गया। इधर तक क्लियर हुआ है आपको? आपसे अगर पूछा जाए किस अधिनियम के तहत द्वैध शासन को लागू किया गया था, या बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की गई थी, तो आप लगाओ क्या भाई? 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट। कौन सा भाई? 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, और इसी अधिनियम के तहत पहली बार भारत को ब्रिटिश संपत्ति पुकारा गया। कहा गया जो भारत है वो ब्रिटिश की संपत्ति है। क्या कहा गया था? जो भारत है वो ब्रिटिश की संपत्ति है, जी चीज पुकारा गया था। अब इसके बाद एक और आता है अधिनियम 1793 का चार्टर एक्ट। कौन सा? 1793 के चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम के तहत कहा गया था जो कंपनी है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसे 20 वर्षों के लिए व्यापार का एकाधिकार और बढ़ा दिया जाए। इसे 20 वर्षों तक के लिए भारत पर जो व्यापार कर रहा है ना, भारत प्लस पूर्वी देशों के साथ, इसका 20 वर्षों के लिए जो अधिकार पत्र है इसे और बढ़ा दिया जाए। कितने वर्षों के लिए? 20 वर्षों के लिए। तो इसके अधिकार पत्र या एका अधिकार पत्र का इसकी शुरुआत कब से होती है? 1773 से। कब से होती है? 1773 से। तो इससे दोबारा कब किया गया भाई? 1793 में इसका एकाधिकार 20 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया। ठीक है, अब अगला क्या आता है भाई? नियंत्रण बोर्ड और इसके कर्मचारी, मतलब जो था ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसके जो समस्त कार्यकारी जो भी सदस्य थे, इनका वेतन भारत के राजस्व से देने की व्यवस्था की गई। कहा गया जो भी कर्मचारी हैं इनका वेतन भारत के राजस्व से दिया जाएगा। किससे दिया जाएगा? भारत के राजस्व से। किससे दिया जाएगा? भारत के राजस्व से। पीट्स इंडिया एक्ट 1784 में भारत को ब्रिटिश संपत्ति पुकारा गया। और जो आपका था भाई 1793 का चार्टर एक्ट, उसमें क्या कहा गया था भाई? जो कर्मचारी के वेतन है वो भारत के राजस्व से दिया जाएगा। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा भाई कि भारत का वर्तमान में राजस्व किसे कहते हैं, किस निधि को कहते हैं? वर्तमान में भारत को जो राजस्व है उसे किसे कहते हैं भाई? तो संचित निधि को। किसे भाई? संचित निधि। आर्टिकल 266 में। कौन से आर्टिकल में आती है संचित निधि? 266 में। जैसे आपका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ठीक है, प्रधानमंत्री, मंत्री, जो भी सारी चीज है उनका वेतन कहाँ से दिया जाता है भाई? संचित निधि से। किससे दिया जाता है भाई? संचित निधि से। अब जैसे आपका आ गया था कोरोना, इमरजेंसी फंड की जरूरत थी,
तो इसकी व्यवस्था कहाँ से की गई होगी? तो इसकी व्यवस्था की गई है आकस्मिक निधि 267 के तहत। इसमें भी आकस्मिक निधि 267 के तहत इसमें बात की गई हो किसकी? आकस्मिक निधि। और संचय निधि किस में आती है? 266 में। जो तो वर्तमान भारत का राजस्व है, लेकिन पहले जब वो अंग्रेज जब भारत पर राज कर रहे थे 1793 के एक्ट के तहत इन्होंने कहा कि जो भी ब्रिटिश कंपनी के अधिकारी हैं उनका वेतन भारत के राजस्व से दिया जाएगा। इधर तक क्लियर हुआ आपका? कहां तक पढ़ लिया भाई? 1793 का चार्टर एक्ट। इस एक्ट के तहत क्या बात की गई थी? कहा गया था वो जो कंपनी के सदस्य हैं उनका वेतन भारत के राजस्व से दिया जाएगा। बोले तो भारत के खजाने से दिया जाएगा। और द्वैध शासन को लागू कब किया गया था भाई? और द्वैध शासन क्या था भाई? दोहरी शासन व्यवस्था। और जिसके जनक किसे कहा जाता है? लियोनस कार्टेस को। किसे भाई? लियोनस कार्टेस को। अब अगला अधिनियम पढ़ते हैं भाई। 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 का चार्टर एक्ट किसका भाई? 1813 का चार्टर एक्ट। अब इस एक्ट में क्या व्यवस्था की जाती है? इस एक्ट में कंपनी का व्यापार पर एकाधिकार समाप्त कर दिया जाता है तथा पूर्वी देशों व चीन के साथ चाय के व्यापार पर एकाधिकार 20 वर्षों तक बढ़ा दिया जाता है। ये कहा जाता है इस अधिनियम में कि कंपनी का जो व्यापार पर एकाधिकार है जिस समाप्त कर दिया जाता है। और जो चाय के व्यापार है किस पर भाई? चाय के व्यापार पर इसका भारत कंपनी का एकाधिकार बना रहेगा। कितने वर्षों के लिए? 20 वर्षों तक। और ये चाय का व्यापार किस देश के साथ कर सकते हैं भाई? चीन प्लस पूर्वी देशों के साथ। चीन व पूर्वी देशों के साथ। अब चाय का नाम आता है चाय, तो चाय की खोज कहाँ होती है? चीन में। कहाँ पर होती है चाय की खोज? चीन में। ठीक है। और चीन के साथ भारत की कौन सी सीमा लगती है? मैकमोहन। कौन सी लगती है? मैकमोहन। और इसकी टोटल लंबाई कितनी है मैकमोहन की? 3488 किलोमीटर। कितनी है भाई? 3488 किलोमीटर, जो भारत के 5 राज्यों से लगती है। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से लगती है। ठीक है। तो चाय की शुरुआत कहाँ मानी जाती है? चीन से। और चीन और भारत की सीमा का नाम क्या है? मैकमोहन, जिसकी लंबाई कितनी है? 3488 किलोमीटर। यह सीमा कितने राज्यों से लगती है? 5 राज्य। और 5 राज्य कौन है आपका? लद्दाख। कौन है आपका? लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, ठीक है, सिक्किम, और आखिरी कौन है भाई? अरुणाचल प्रदेश। जो 5 राज्य हैं जो किससे भाई? चीन से सीमा साझा करते हैं। और इस सीमा का नाम क्या है भाई? मैकमोहन। अब आगे बढ़ते हैं भाई। अब इस अधिनियम में जैसे आपको चाय की बात कर रहे हैं तो भारत सबसे ज्यादा चाय कहाँ पर होती है? पश्चिम बंगाल। कहाँ पर होती है? पश्चिम बंगाल। और दूसरे नंबर पर कहाँ पर होती है चाय सबसे ज्यादा भारत में? कहाँ पर होती है? असम में। कहाँ पर होती है? असम में। दूसरे पर कहाँ पर होती है? पश्चिम बंगाल। कहाँ पर होती है? पश्चिम बंगाल में। अब क्या पूछा जाएगा? चाय भारत में सबसे ज्यादा कहाँ पर होती है? तो असम। दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल। ये आपका एसएससी जेडी में क्वेश्चन आया था कि चाय सबसे ज्यादा कहाँ पर होती है, तो उसमें असम ऑप्शन में नहीं था। ऑप्शन में क्या था भाई? पश्चिम बंगाल। ठीक है।
अब इसी अधिनियम के तहत और व्यवस्था की गई थी भाई, जैसे इसी एक्ट के तहत भारतीय शिक्षा पर 1,00,000 रुपए 1,00,000 रुपए खर्च करने की व्यवस्था की गई थी। इसी अधिनियम तहत भारतीय शिक्षा पर कहा गया था 1,00,000 रुपए खर्च किए जाएंगे। कौन से अधिनियम के तहत? 1813 का चार्टर अधिनियम के तहत कहा गया था जो भारतीय शिक्षा है इस पर 1,00,000 प्रति वर्ष खर्च किए जाएंगे। अगला पॉइंट है भाई, इसी एक्ट के तहत पहली बार ईसाई पादरी का भारत में आगमन हुआ। इसी एक्ट के तहत ईसाई पादरी का भारत में आगमन हुआ। कहा गया ईसाई धर्म का प्रचार भारत में होना चाहिए। और यही ईसाई लोगों ने कलकत्ता में, कहाँ पर? कलकत्ता में कलकत्ता में बाइबिल का 20 भाषाओं में अनुवाद किया। किसका भाई? बाइबिल का। कहाँ पर किया? कलकत्ता में। कि 20 भाषाओं में अलग अलग भाषाओं को लोग पढ़ें और बाइबिल को जाने। इससे कारण क्या हो भाई? ईसाई धर्म का प्रचार हो। अब इसके बाद क्या आता है भाई? जैसे आपसे पूछा जाए विश्व में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब कौन सी है, तो उसके लिए आप क्या लगाओगे भाई? बाइबिल। कौन लगाओगे भाई? बाइबिल। और वैसा दूसरी किताब कौन सी है जो विश्व में सबसे ज्यादा पढ़ी जाती है, तो आप लगाओगे पंचतंत्र। कौन सा भाई? पंचतंत्र। कौन सी भाई? पंचतंत्र। और पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। इधर तक क्लियर हुआ है। जैसे आपसे पूछा जाए ईसाई पादरी का आगमन भारत में कौन से अधिनियम के तहत हुआ, तो 1813 का चार्टर एक्ट के तहत। ठीक है। अब देखो इधर तक, इसमें क्या कहा गया था यार, कि जो आपका ईस्ट इंडिया कंपनी इसकी जो पूरब के साथ व्यापार है ये समाप्त कर दिया, सिर्फ चाय के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा। और इसी एक्ट के तहत यह कहा गया था कोई भी ब्रिटिश नागरिक अब भारत के साथ व्यापार कर सकता है। कोई भी ब्रिटिश नागरिक अब भारत के साथ व्यापार कर सकता है, लेकिन कुछ सीमा को लेकर। जैसे चाय के साथ व्यापार नहीं कर सकता, ना पूर्वी देशों के साथ व्यापार करता है, सिर्फ चाय को लेकर कुछ सीमाएं निश्चित की गई थी। उसके अलावा आप सारे व्यापार कर सकते हो। जैसे आपसे पूछा जाए ब्रिटिश लोगों को भारत में व्यापार करने का अधिकार कौन से अधिनियम के तहत दिया गया था, तो 1813 का चार्टर एक्ट। कौन सा भाई? 1813 का चार्टर एक्ट। इधर तक क्लियर हुआ? कौन सा भाई? 1813 का चार्टर एक्ट। ठीक है। इसके बाद अगला एक्ट पढ़ते हैं। इसी एक्ट के तहत भारत में पहली बार शिक्षा पर 1,00,000 खर्च करने की बात की गई थी। कौन सा था भाई? 1813 का चार्टर एक्ट। कौन सा? 1813 का चार्टर एक्ट। ठीक है। और जो भी थे कंपनी के व्यापार पर एकाधिकार भारत प्लस पूर्वी देशों के साथ समाप्त कर दिया, और चाय के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा। और चाय भारत में सबसे ज्यादा कहाँ होती है? असम में। कॉफी कहाँ पर होती है? कर्नाटक में। काजू कहाँ पर होता है? केरल में। मसाला सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है? केरल में। सेव कहाँ पर होता है? जम्मू कश्मीर में। केसर कहाँ पर होता है? जम्मू कश्मीर, वो भी करेबा मृदा पर। ठीक है। कहाँ पर होता है? करेबा मृदा पर। ठीक है। अगला एक्ट कौन सा भाई? 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 का चार्टर एक्ट। ठीक है। अब इस एक्ट की खासियत क्या है?
इस एक्ट में के तहत इस एक्ट के तहत इस एक्ट के तहत इस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो जो बंगाल का गवर्नर जनरल है उसे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, और पूरे भारत पर कानून बनाने का अधिकार गवर्नर जनरल को दिया गया। गवर्नर जनरल को दिया गया, ये कहा गया अब जो गवर्नर जनरल है भारत का वो पूरे भारत के लिए कानून बना सकता है। किस अधिनियम के तहत? 1813 का चार्टर एक्ट। कौन सा भी? 1813 का चार्टर एक्ट। अब तो आपसे पूछा जाए भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था भाई? भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो इसके लिए आप क्या लगाओगे भाई? विलियम बेंटिंक। कौन था भाई भारत का पहला गवर्नर जनरल? विलियम बेंटिक। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक। इधर तक क्लियर हुआ भाई? अगला क्वेश्चन आता है, जैसे इसी अधिनियम के तहत, इसी एक्ट के तहत या अधिनियम के तहत, इसी अधिनियम के तहत दास प्रथा को विधि विरुद्ध बना दिया गया। ये कह दिया गया जो दास प्रथा है ये कानून के खिलाफ है, तो दास प्रथा को बंद किया जाए। तो कौन से अधिनियम के तहत किया गया था? 1833 का चार्टर एक्ट के तहत दास प्रथा को विधि विरुद्ध ठहरा दिया गया। अब जैसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाए, दासों की संख्या सबसे ज्यादा किस सुल्तान के टाइम पर थी? दासों की संख्या सबसे ज्यादा किस सुल्तान के टाइम पर थी? तो फिरोज शाह तुगलक। इसके भाई फिरोज शाह तुगलक के समय सबसे ज्यादा दासों की संख्या थी। ठीक है, और इसी फिरोज शाह तुगलक ने सबसे पहली बार ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। क्या भाई? ब्राह्मणों पर सबसे पहले जजिया कर लगाया था। किसने भाई? फिरोज शाह तुगलक ने। तो जजिया कर की शुरुआत किसने की थी? जजिया कर की शुरुआत किसने की थी भाई? तो जजिया कर की शुरुआत सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने की थी। किसने भाई? मोहम्मद बिन कासिम ने की थी। यह पहला अरबी मुस्लिम आक्रमणकारी है जिसने भारत पर आक्रमण किया था। कब किया था भाई? 712 से 714 तक, 712 से 714 ईस्वी तक यह भारत में रहा था। ठीक है, तो इससे सिंध पर सबसे पहली बार आक्रमण किया था। वो भी पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन है भाई? मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, कहाँ पर किया था? दाहिर पर। और दाहिर और उनके बीच एक युद्ध हुआ था 712 ईस्वी में, रावोल का युद्ध। कौन सा? रावोल का युद्ध। ठीक है, इधर तक क्लियर हुआ? अब अगला चीज पढ़ते हैं भाई। इसी अधिनियम के तहत विधि आयोग का गठन किया गया। इसी अधिनियम के तहत विधि आयोग का
गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले को बनाया गया। जिसका अध्यक्ष किसे बनाया गया भाई? लॉर्ड मैकाले को बनाया गया। तो आपसे पूछा जाए विधि आयोग का गठन जब 1833 में किया गया तो उसके अध्यक्ष कौन थे भाई? लॉर्ड मैकाले। किसे भाई? लॉर्ड मैकाले। और लॉर्ड मैकाले ने ही 1835 में अंग्रेजी भाषा को आधिकारिक भाषा घोषित किया। अधिकारिक भाषा घोषित किया। क्या किया भाई? अंग्रेजी भाषा को भारत की आधिकारिक भाषा घोषित किया। कौन से भाई? 1835 में। इसीलिए लॉर्ड मैकाले को भारत अंग्रेजी शिक्षा का जनक कहा जाता है। इसलिए लॉर्ड मैकाले को, किसे भाई? मैकाले को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक कहा जाता है। किसे कहा जाता है अंग्रेजी शिक्षा के जनक भारत में? लॉर्ड मैकाले को। और मैकाले ने ही भारत की आईपीसी, किसे भाई? इंडियन पैनल कोड, ठीक है, आईपीसी का निर्माण किया था। किसने भाई? लॉर्ड मैकाले ने। किसने भाई? लॉर्ड मैकाले ने। तो आईपीसी की भी जनक है कौन? मैकाले। भारत में अंग्रेजी शिक्षा के भी जनक है कौन? लॉर्ड मैकाले। कौन है भाई? लॉर्ड मैकाले। अब एक और चीज आता है भाई, लॉर्ड मैकाले तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा के जनक है। आता है भारत का मैग्ना कार्टा। किसे कहा जाता है भाई? किस अधिनियम को कहा जाता है शिक्षा के? तो एक अधिनियम आता है 1854 में। 1854 में चार्ल्स वुड डिस्पैच। कौन सा भाई? चार्ल्स वुड डिस्पैच। कौन सा आता है भाई? 1854 में चार्ल्स वुड डिस्पैच। ठीक है। अब जो 1854 में आता है तो 1854 में भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। 1854 में भारत के गवर्नर जनरल कौन थे भाई? लॉर्ड डलहौजी। इन्हीं के समय पर चार्ल्स वुड डिस्पैच शिक्षा के लिए आता है और इसे ही भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसे ही भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे ही भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। किसे भी? चार्ल्स वुड डिस्पैच को। और चार्ल्स वुड डिस्पैच कब आया था? 1854 में। किसके गवर्नर जनरल के टाइम पर आता था? लॉर्ड डलहौजी के समय। ठीक है। और डलहौजी के समय पर भारत की पहली ट्रेन चली थी ब्लैक ब्यूटी। कौन सी चली थी? ब्लैक ब्यूटी। ठीक है। और इसी ने डाक टिकट कर रुपए लगाने की व्यवस्था करी थी भाई। इधर तक क्लियर हुआ? तो आपसे पूछा जाए भारत का शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? चार्ल्स वुड डिस्पैच को। किसे कहा जाता है? चार्ल्स वुड डिस्पैच को। तो ये मैग्ना कार्टा क्या है भाई? तो मैग्ना कार्टा आता है जब भी स्वतंत्रता की बात हो, व्यक्तिगत स्वतंत्रता या कोई भी स्वतंत्रता की शब्द हो तो उसमें मैग्ना कार्टा शब्द आता है। अब इस शब्द की शुरुआत कब होती है? 1215 में। कब होती है भाई? 1215 में। ब्रिटिश के राजकुमार थे, ब्रिटिश के राजा थे, उन्होंने अपनी जनता को एक अधिकार पत्र दिया था, आज़ादी किया। तो उससे ही जो अधिकार पत्र था वो किस नाम से था? मैग्ना कार्टा के नाम से। तो जब भी कोई अधिकार की बात हो तो उसे क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा। ठीक है। तो इसे भारतीय शिक्षा के मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? चार्ल्स वुड डिस्पैच को। ठीक है। और संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? संविधान किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। कौन से भाग को? भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यह मैग्ना कार्टा जो है भाग 3 है, ये किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है? तो 12 से 35 तक। कहाँ तक भाई? आर्टिकल 12 से 35 तक। इसमें कितने प्रकार की आज़ादी दी गई? स्वतंत्रता कितने प्रकार की है? वर्तमान में 6। और मूल संविधान में कितनी थी? मूल
संविधान में कितने प्रकार के मौलिक अधिकार थे? मूल संविधान में कितने कितने प्रकार के मौलिक अधिकार थे? कितने प्रकार के मौलिक अधिकार थे? तो 7। कितने थे भाई? 7। एक कौन सा मौलिक अधिकार हटा दिया गया भाई? संपत्ति का अधिकार। कौन सा भाई? संपत्ति का अधिकार 19 का एफ और 31। ठीक है, कौन कौन सा हटा दिए आर्टिकल? 19 एफ और 31। इसे दोनों आर्टिकल को हटाकर आर्टिकल 300 ए के तहत रख दिया गया है। और ये संशोधन कौन सा हुआ था भाई? 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत। कौन सा भाई? 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत एक मौलिक अधिकार हटा दिया गया। कौन सा भाई? संपत्ति का अधिकार। जी किसमें आता? 19 एफ में और 31 में। अब जी कैसा अधिकार हो गया? विधि अधिकार। कौन से संशोधन के तहत किया गया? 44वां संविधान संशोधन 1978 तक, 78 के तहत। इधर तक क्लियर हुआ? ठीक है, तो जैसे आपसे पूछा जाएगा 1833 चार्टर अधिनियम के तहत भारत पहली बार विधि आयोग का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष किसे बनाया गया था? लॉर्ड मैकाले को। किसे? लॉर्ड मैकाले को। और भारत में अंग्रेजी शिक्षा के जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड मैकाले को। अंग्रेजी भाषा को आधिकारिक भाषा का दर्जा कब दिया गया? 1835 में। ठीक है, कब दिया गया? 1835 में। तो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? चार्ल्स वुड डिस्पेच को। किसे? चार्ल्स वुड डिस्पेच को। और मैग्ना कार्टा शब्द की उत्पत्ति कब होती है? 1215 में। कब होती है? 1215 से। ठीक है, अब जो जैसे पूछा है भारतीय संविधान किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो भाग 3 को। ये कहाँ से कहाँ तक है? आर्टिकल 12 से 35 में। इसे कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है? 6 प्रकार की। ठीक है, मूल संविधान में कितनी थी? 7। एक जो कम कर दी गई वो कौन सी स्वतंत्रता है? 19 एफ और 31। ठीक है, दोनों संपत्ति के बारे में दिया गया था। अब ये संपत्ति अधिकार कैसे हो गया? विधि अधिकार। कौन संशोधन के तहत घटाया गया? 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत। इधर तक क्लियर हुआ? ठीक है, तो जब चार्ल्स वुड डिस्पेच आया तो उस टाइम भारत के गवर्नर जनरल कौन थे भाई? लॉर्ड डलहौजी। कौन थे भाई? लॉर्ड डलहौजी। अब देखो इसी के टाइम के बाद क्या होता है भाई? 1857 क्रांति होती है। क्या होती है? 1857 की क्रांति। इसी बात क्या होता है भाई? 1857 की क्रांति। कौन सी क्रांति है? 1857 की क्रांति। इस क्रांति जो 1857 क्रांति थी, इसकी जो रणनीति बनाई गई थी कि पूरे भारत में 31 मई 1857 की क्रांति शुरू होगी। कब डेट की गई थी? 31 मई 1857 को। लेकिन क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को हो गई थी। कब से हो गई थी? 10 मई 1857 को यह क्रांति शुरुआत हो गई थी। लेकिन इसकी डेट कब चालू की, मतलब क्लियर की गई थी? 31 मई 1857 को। और किसने किया था भाई? इंग्लैंड में। किसने? इंग्लैंड में राणाजी बापू व अजी मुल्ला खां। कौन थे भाई? राणाजी बापू और अजी मुल्ला खां ने 1857 क्रांति की रणनीति बनाई थी। किसकी भी? 1857 की क्रांति की रणनीति बनाई थी कि यह क्रांति 31 मई से चालू हो। लेकिन क्रांति क्या हुआ? दुर्भाग्य हुआ कि क्रांति स्टार्ट कब से होगी? 10 मई। यही 1857 क्रांति विफल होने का सबसे बड़ा कारण है। अब जैसे 1857 क्रांति का मेन कारण क्या होता है? चर्बी युक्त कारतूस। क्या होता है भाई? चर्बी युक्त कारतूस। जैसे 1857 से पहले ब्राउन बेस। कौन सा भाई? ब्राउन बेस राइफल का उपयोग होता था। कौन सा राइफल होता था? ब्राउन बेस राइफल का उपयोग होता था, जिसमें चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग नहीं किया जाता था। लेकिन 1857 से एक राइफल का उपयोग किया गया, जिस राइफल का नाम था इनफील्ड। कौन सा भाई? इनफील्ड राइफल। कौन सी भाई? इनफील्ड राइफल। इस राइफल में गाय और सुअर की चर्बी के कारतूसों का प्रयोग होता था, जिसे मुख से खोलना पड़ता था। ठीक है,
तो इसी से चर्बी युक्त कारतूस को लेकर यह 1857 क्रांति हुई थी। तो जैसे आपसे पूछा जाए पहले अंग्रेज लोग कौन सी बंदूक का प्रयोग करते थे, तो ब्राउन बेस। ठीक है, 1857 क्रांति के बाद या उस टाइम कौन सी बंदूक का प्रयोग करने लगे जिसमें चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग होता था, तो इनफील्ड कौन से भाई, इनफील्ड राइफल का प्रयोग करने लगे। ठीक है, अब इसी में एक और बात आती है कि जब 1857 क्रांति थी तो उस टाइम इसका सिंबल क्या था, इसका निशान क्या था 1857 क्रांति, तो इसका निशान था रोटी व कमल। क्या था इसका निशान, रोटी व कमल। 1857 क्रांति का निशान था रोटी और कमल। मान लो एक स्थान से दूसरे स्थान तक अगर क्रांति दौड़ानी होती थी या सूचना देना होता था तो किससे भाई, रोटी और कमल की सूचना पहुंचाते थे। जैसे युद्ध कहाँ पर हो रहा है भाई, कालपी पर कोई सूचना आई और इसकी सूचना कहाँ देना है, कानपुर। तो ये सूचना के साथ एक पत्र पहुंचाएगा, उसके साथ क्या दिया जाएगा, रोटी व कमल। कहा जाएगा कि 31 मई को अपने कानपुर से क्या करो भाई, क्रांति करो। और 1857 क्रांति के टाइम पर कानपुर से नेतृत्वकर्ता कौन थे भाई, नानाजी और तात्या टोपे। कौन थे, नानाजी और तात्या टोपे। जिससे इस युद्ध को दबाने वाला कौन था भाई, कैम्बेल। कौन ने दबाया था भाई, कैम्बेल में। अब बात करते हैं भाई, जैसे 1857 क्रांति किस टाइम पर गवर्नर जनरल कौन था भाई, 1857 क्रांति के टाइम पर 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन भाई, गवर्नर जनरल कौन था, तो उस टाइम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। कौन थे भाई, लॉर्ड कैनिंग। कौन था, लॉर्ड कैनिंग। 1857 क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। और ब्रिटिश के पीएम कौन थे उस टाइम, ब्रिटिश पीएम पामस्टन। कौन था भाई, पामस्टन। कौन था भाई, पामस्टन। 1857 क्रांति पर ब्रिटिश पीएम कौन थे भाई, ब्रिटिश पीएम कौन थे भाई, पामस्टन। और भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, इधर तक क्लियर हुआ। आपसे पूछा जाए 1857 सिंबल क्या था भाई, रोटी और कमल। यह क्रांति की डेट कब क्लियर की गई, 31 मई 1857 को। और एक क्रांति शुरुआत कब से हुई थी, 10 मई 1857 को। इसकी रणनीति किसने बनाई थी, इंग्लैंड में राणाजी बापू और अजीमुल्ला खान ने। ठीक है, 1857 से पहले कौन सी राइफल का प्रयोग होता था, ब्राउन बेस। इसके बाद कौन सी राइफल का प्रयोग होने लगा, इनफील्ड राइफल। ठीक है, इस क्रांति के समय एक क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, ब्रिटिश पीएम कौन थे, पामस्टन। इधर तक क्लियर हुआ। जैसे 1857 क्रांति हो जाती है, 1857 क्रांति हो जाती है, तो इस क्रांति के बाद भारत की सारी कंट्रोल शक्ति ब्रिटिश की रानी अपने हाथों में ले लेती हैं। कौन ले लेती है भाई, ब्रिटिश की रानी अपने हाथों में ले लेती हैं। तो इसके बाद क्या पढ़ेंगे भाई, इसके बाद कौन सा अधिनियम पढ़ते हैं, ब्रिटिश क्राउन द्वारा पारित अधिनियम। किसके द्वारा भाई, ब्रिटिश क्राउन द्वारा पारित अधिनियम। क्या पढ़ेंगे भाई, ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश की रानी द्वारा, क्या भाई, ब्रिटिश की रानी द्वारा पारित अधिनियम, ब्रिटिश क्राउन द्वारा पारित अधिनियम। ठीक है, इसके बाद जो भी अधिनियम होगा वो कौन पारित करेगा 1857 क्रांति के बाद, ब्रिटिश की रानी। तो पहला ब्रिटिश की रानी द्वारा पारित अधिनियम क्या सा था भाई, 1858 का भारत शासन अधिनियम। कौन सा था भाई, 1857 का भारत शासन अधिनियम। ठीक है, इससे आगे पढ़ना चालू करेंगे। ब्रिटिश क्राउन द्वारा पारित अधिनियम कौन सा था, 1858 का भारत शासन अधिनियम। इस अधिनियम के तहत भारत का गवर्नर जनरल को
भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय कहा जाने लगा। भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय कहा जाने लगा। तो पहला वायसराय या आखिरी भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये थे लॉर्ड कैनिंग। कौन था भाई? लॉर्ड कैनिंग। भारत के पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। और भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? भारत का आखिरी गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। और लॉर्ड कैनिंग ही भारत का पहला वायसराय होता है। अब ये वायसराय और गवर्नर जनरल में फर्क क्या है, तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, जब भी कोई कानून बनने की बात होती थी, बात होती थी, तो लॉर्ड कैनिंग वायसराय नाम से पास करते थे कानून। लेकिन जब भी जनता से मिलने की बात होती थी, तो ये गवर्नर जनरल के नाम से जनता से मिलते थे। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए वायसराय की पदवी किसने दी थी, तो महारानी ने। किसने? ब्रिटिश की महारानी ने। और पहला वायसराय कौन थे भाई? लॉर्ड कैनिंग। इन्होंने 1857 क्रांति में के टाइम पर गवर्नर जनरल थे। इधर तक क्लियर हुआ। अब इस अधिनियम को किसे भाई? इस अधिनियम को रानी का घोषणा पत्र कहा जाता है। इस अधिनियम को महारानी का घोषणा पत्र कहा जाता है। किस अधिनियम को कहा जाता है भाई? 1858 के भारत शासन अधिनियम को ही महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र कहा जाता है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या हुआ था। इस अधिनियम को रानी का घोषणा पत्र कहा जाता है। और इसी अधिनियम में एक चीज को बंद किया गया था। वो क्या था भाई? मुगल पद को इस अधिनियम के तहत बंद कर दिया गया। इस अधिनियम के तहत कह दिया गया कि अब भी कोई भी अब मुगल का बादशाह नहीं बनेगा। तो आखिरी मुगल बादशाह कौन थे? बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय। कौन थे भाई? बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर, जिन्हें 1857 क्रांति भाग लेने के कारण अंग्रेजों ने पकड़कर रंगून भेज दिया और रंगून में ही इनकी मृत्यु हो गई। और बहादुर शाह जफर की रंगून में ही कब्र है। कहाँ पर भाई? रंगून में ही इनकी कब्र है। इसमें क्या किया गया था भाई? मुगल पदवी को समाप्त कर दिया गया। जैसे एक और आता टाइम 1813 में। कब है? 1813 में दिल्ली पर अंग्रेजों का राज हो जाता है। और उस टाइम शाह आलम थे। कौन शासक थे मुगल के? शाह आलम द्वितीय। ठीक है, तो शाह आलम पहले ऐसे बादशाह हुए मुगल के जो पेंशन भोगी बादशाह थे। ठीक है, और अंग्रेजों द्वारा नियुक्त पहला मुगल बादशाह था भाई कौन? अकबर द्वितीय। कौन थे भाई? अकबर द्वितीय, जिन्होंने राजा राम मोहन राय को इंग्लैंड अपनी पेंशन बढ़वाने के लिए भेजा था तथा राजा राम मोहन राय को राजा की पदवी दी थी। इधर तक आपका ओके होता है भाई। इसके बाद क्या होता है? अगली क्लास में अगला एक्ट पढ़ेंगे 1861 का अधिनियम। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए रानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किसे कहा जाता है? 1858 का भारत शासन अधिनियम। इसी अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। तो पहला वायसराय कौन था भाई? लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। इसी अधिनियम को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र कहा जाता है। और मुगल पदवी को इसी अधिनियम के तहत बंद कर दिया जाता है। तो आखिरी मुगल कौन था? बहादुर शाह जफर। कौन था भाई? बहादुर शाह जफर। और पहला मुगल बादशाह कौन था जिससे 1526 में पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोधी को हराया था? तो बाबर। कौन था भाई? बाबर। और बाबर को 2 बार दफनाया गया था। एक नूर सुल्तान बाग में, जिसका वर्तमान नाम है आराम बाग, और दूसरा उसे लाहौर में, उसे काबुल में, उसके चुने हुए स्थान पर। ठीक है, इधर तक समाप्त होता है भाई। तो जैसा भी हो, आपको वीडियो अच्छा लगे हो लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे तो उसके बाद आगे भी आपको लाइव चालू हो जाएगा। आपकी प्रॉपर जो क्लास है भाई मैथ रीजनिंग, वो लाइव ही आपकी क्लास है चलेगी।
तो जितने से ज़्यादा हो सके शेयर करो, ठीक है, लाइक करो और एक एक कमेंट करके प्रत्येक लोग जाया करो। ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, बाय।